Everyone, today we will understand the most important thinker of your Western political thought, that is Aristotle. आपको ये समझना होगा कि ये थिंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक सिस्टमेटिक स्टडी हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस में, और इनके काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं कंटेम्प्रेरी थिंकर्स और इनके आने वाले थिंकर्स पे। तो हम इन सारी चीज़ों को एक ब्रीफ में देखेंगे एंड हम देखेंगे कि कैसे एरिस्टोटल के थॉट प्लेटो से डिफरेंट था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकी बैकग्राउंड के बारे में, हु वाज ही। सो बेसिकली एरिस्टोटल कहाँ से थे? ही वाज फ्रॉम एस्टेगिरा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टूडेंट थे प्लेटो के और ट्यूटर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स एथेन में रहे वो, और सबसे पहले तो वहाँ पे एक प्लेटो के स्टूडेंट बन के रहे प्लेटो के एकेडमी में। बाद में उन्होंने खुद का इंस्टीट्यूशन लिसियम फाउंड किया और वहाँ पे वो रहे। उन्होंने उन्हें हम बेसिकली फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। वाई डू वी कॉल एरिस्टोटल एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज he had systematically and critically evaluated this study of political science, and also he has differentiated public and private also, politics and private. That's why we called him as a father of political science. यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ही वॉज द फर्स्ट थिंकर हु हैज सिस्टमेटिकली एनालाइज 158 कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने के बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन दिया। ब्रॉडली उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ प्योर फॉर्म, दूसरा करप्ट फॉर्म। और इनको फर्दर डिवाइड करके बोला कि वी कैन क्लासीफाई गवर्नमेंट इन 6 कैटेगरी। पहला मोनार्की, दूसरा अरिस्टोक्रेसी, तीसरा पॉलिटी, और चौथा हमारा टायरनी, पांचवा ओलिगार्की, एंड नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू हिम, ही सेड कि जो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी रूलर रूल कर रहा होगा, whosoever is ruling and whosoever is in the power, that person will think about common good. He will not be self centered. और इसका टोटली अपोजिट उन्होंने करप्ट फॉर्म में बताया और परवर्टेड फॉर्म में, कि द रूलर इज सेल्फ इंटरेस्टेड, ही विल थिंक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज हिज इंटरेस्ट। जब हम प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर आते हैं मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। मोनार्की में सिर्फ एक राजा रूल कर रहा है, अरिस्टोक्रेसी में फ्यू, एंड पॉलिटी में मिडिल क्लास के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं। और वही जब हम करप्ट और पॉवर्टी फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें वन के द्वारा जो रूल किया जाता है वो है टायरनी, जो कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है वो है ओलिगार्की, और डेमोक्रेसी जिसमें बहुत से लोग रूल करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, वो बोलते हैं कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यही सारी कंट्रीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो रूल कर रहे हैं। दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो ए फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं 158 कॉन्स्टिट्यूशन को। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का सिंपली मतलब क्या होता है कि यू आर स्टडिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट, लूप हॉल्स, एवरीथिंग, एवरी एंगल को देख रहे हो आप कंट्रीज के अलग अलग डायमेंशंस को। सो ही डिड एट दैट टाइम। उनके मेन वर्क कौन कौन से थे? पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स। उन्होंने निकोमेकियन एथिक्स में एथिक्स और पॉलिटिक्स को डिवाइड किया था, बोला था दोनों में डिफरेंट, उन दोनों एक्सप्लेन किया था। एंड ही टॉक्ड अबाउट गोल्डन मीन। अब आप बोलेंगे गोल्डन मीन क्या है? जैसे जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो हर एक चीज़ को एक्सट्रीम में जाने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि किसी को रूल करना है तो बेसिकली वहाँ पे फिलोसफर किंग होना चाहिए, और वो बहुत नॉलेजेबल एक्सेट्रा बात करते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे जा के बात करते हैं। ये बोलते हैं नो, वी शुड बेसिकली एडॉप्ट मिडिल पाथ, वी शुड बेसिकली गो टू एडॉप्ट मिडिल पास और गोल्डन मीन। सो ये उनका इंट्रोडक्शन रहा। अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से लोग और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अरिस्टोटल। सो सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस था खुद उनके पापा का था। एंड क्योंकि उनके फादर जो थे उन वो एक साइंस बैकग्राउंड से थे, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एंड एम्पेरिकल जो स्टडी थी उनकी, डिडक्टिव मेथड यूज़ करना, एम्पेरिकल मेथड यूज़ करना, ये उनके फादर से वो इन्फ्लुएंस हुए। जो एथेन की जो डेमोक्रेसी, एथेन में जो अनार्की सिचुएशन था, जो डेमोक्रेसी थी, वो कहीं ना कहीं अरिस्टोटल की अनार्कियन सिचुएशन वहाँ की एथेन की, अरिस्टोटल को एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट दिया।
उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक रियलिस्ट रेदर देन प्लेटो जो बोलते हैं आइडियलिस्ट में यूटोपियन वर्ल्ड की बात करते हैं। एंड ऑल्सो ये जो ग्रीक सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी था, तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, स्लेवरी को जस्टिफाइज किया। यहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं ग्रीक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बताया कि कैसे हम स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही, सम पीपल आर बर्न टू रूल एंड सम पीपल आर बर्न टू बी अ स्लेव। दूसरा, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि वो प्लेटो का इन्फ्लुएंस, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस उनपे प्लेटो का रहा। बट जो भी उन्होंने अपनी थियरी दी, जो भी उन्होंने उनके आइडियाज़ थे, वो कहीं ना कहीं प्लेटो के थॉट से, उसकी आइडियलिस्टिक व्यू से अपोजिट थे। एंड उनका जो पॉलिटिकल एक्सपोजर हुआ था, उन्होंने बहुत से सिटी स्टेट्स को पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ों को समझना चालू गए थे। तो दैट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस किसका रहा, प्लेटो का रहा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों की जो थियरी थी, जो दोनों के मेथड्स थे, काफ़ी डिफरेंस थे। जब हम प्लेटो की थियरी की बात करते हैं तो प्लेटो जो है वो क्या मेथड यूज़ करते हैं, डिडक्टिव मेथड यूज़। प्लेटो जो है वो बोलते हैं सिर्फ डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, वाइल जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं तो ये डिडक्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों मेथड यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेन वी टॉक अबाउट अरिस्टोटल, सो हमने लास्ट, जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं तो इससे पहले प्लेटो की बात करते हैं। तो जब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो वी स्टडी कि प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, वो सोचते थे व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी रेदर देन व्हाट इज। वही अरिस्टोटल जो है ही टॉक्स अबाउट रियलिज्म, कि क्या है, क्या होना। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। दूसरा, प्लेटो जो थे ही टॉक अबाउट कि जो रूलर होगा, जो फिलोसफर किंग होना चाहिए, जो भी रूल करेगा, ही शुड हैव स्पेशल नॉलेज, वो सबसे ज़्यादा रीजनेबल पर्सन होना चाहिए। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, देन ही सेड कि नो, रूलर नीड कॉमन सेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये बोलते हैं कॉमन सेंस होना चाहिए रूलर के पास, ना कि स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज तो किसी के पास जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा वो आएगा ही, लेकिन कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए क्या गुड है। एंड ऑल्सो जैसे कि हम बात करते हैं प्लेटो की, सो प्लेटो सेड कि हम यहाँ पे जो भी वाइफ्स, जो भी गार्जियन क्लास है, दे शुड नॉट हैव प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स को फेवर किया। लेकिन अरिस्टोटल इसका विरोध करके बोलते हैं नो, देयर इज़ अ नीड ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें। सो ये उनका अपोजिट थॉट था प्लेटो से। जैसे प्लेटो जो थे ही बिलीव्ड इन परफेक्शनिज्म। जैसे फिलोसफर किंग की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो सबसे रीजनेबल होगा, परफेक्ट एकदम उसको नॉलेज मिल जाएगा, तो वो हमारा रूलर बनेगा। हमेशा एक्सट्रीम पे जाके बात करते हैं। वही जब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, सो ही बेसिकली टिक्स द पाथ ऑफ मॉडरेशन, गोल्डन मिडिल पाथ अप्रोच करते हैं। एंड ही इज़ कंजर्वेटिव, मतलब वो एकदम रेडिकल होने की बात नहीं करते। वहीं जो प्लेटो थे ही टॉक्स अबाउट रेडिकल अप्रोच। एक ही बार सोसाइटी में कम्युनिज्म प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स होना चाहिए, सीधे फिलोसफर किंग रूल करना चाहिए, अलग अलग तरह की वो चीज़ें, वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, वॉट आउट टू बी। सो दिस इज़ वॉट द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्लेटो के बात करते हैं तो प्लेटो में हमने थियरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात किया था कि वो बोलते हैं कि फॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैटर्स से। फॉर्म्स जो है, फॉर्म को सेपरेट हम नहीं कर सकते फिजिकल वर्ल्ड से। ये कौन बोलता है, अरिस्टोटल। और ये बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि बेसिकली थियरी ऑफ फॉर्म क्या है कि जब हम फॉर्म को बेसिकली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड से। लेकिन इसके टोटली अपोजिट में बोलते हैं कि नो, वी कांट सेपरेट फॉर्म्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। हम जो भी चीज़ें दुनिया में देख रहे हैं वो उसके अंदर फॉर्म्स हैं। एंड फॉर्म्स बेसिकली ही सेड कि फॉर्म्स एग्जिस्ट विद इन थिंग्स, ये थिंग के जो मटेरियल थिंग है उसके अंदर होता है। एंड दैट गिव्स देम देयर शेप एंड पर्पस। और वो एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि जस्ट लाइक एकॉर्न हैज़ पोटेंशियल टू बिकम एन ओक, वैसे ही जो भी दुनिया में है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ पर्पस। पर्पस को वो बोलते हैं, गोल को बोलते हैं एक टर्म दैट है टेलोज, जो कि नेचुरली उस तरफ बढ़ता है। प्लेटो बोलते हैं, जो अरिस्टोटल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी है इस दुनिया में उसका कुछ पर्पस है।
एंड ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियलिस्ट वर्ल्ड जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात करते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्ड कि नॉलेज जो है इट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अस। वहीं जब हम प्लेटो की बात करते हैं, व्हाट डज प्लेटो सेड कि नो, बेसिकली नॉलेज इज व्हाट ही सेड कि वर्चू इज नॉलेज। वो एटलीस्ट वर्ल्ड की बात करें, बट ही सेड कि नो, अरिस्टोटल बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं उसको देख के हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपनी थिंकिंग के स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह से, लिविंग इन यूटोपिया से हमें नॉलेज नहीं मिलेगा। अरिस्टोटल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होना चाहिए, ना कि रूल बाय परफेक्ट मैन। इट मीन्स कि अरिस्टोटल, प्लेटो का जो ये आइडिया था कि फिलोसफर किंग रूल करेंगे, उसको सिग्निफिकेंटली क्रिटिसाइज करते हैं। प्लेटो बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है, यहाँ पे लॉ जो है, जो रूल ऑफ लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैदर दैन रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन और परफेक्ट पर्सन। क्योंकि जो लॉ होता है ये लोगों की कलेक्टिव विजडम का रिजल्ट होता है, और यहाँ पे इट्स सुपीरियर एज कम्पेयर टू वाइजेस्ट रूलर। जैसे कि मान लो कि जब हम बात करते हैं कि एक इंसान है, कई बार हो सकता है ना कि वो आर्बिट्री हो जाए, सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाए और खुद के फ़ायदे के बारे में वो डिसीजन ले। बट वहीं जो अगर लोगों के, सारे लोगों की थॉट प्रोसेस, लोगों के साथ नेगोशिएशन करके, बात करके जब हम डिसीजन लेते हैं एक लॉ के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं एक हम वाइज डिसीजन लेंगे रैदर देन कि हम एक किसी पर्सन के सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ले रहे हैं। सो ही सेड कि जो जो लॉ है इट्स अ रीजन विदाउट पैशन। एंड ही सेड कि, अरिस्टोटल सेड कि गुड रूलर वही है जो कि वर्ल्डली वाइज है रैदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। जो अभी के जो चीज़ें चल रही है फिजिकल वर्ल्ड में उसको देख रहा है और वहाँ पे वो समझदारी दिखा रहा है, रैदर देन कि जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से भरा हुआ है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में रह रहा है और प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहा है। एंड ऑल्सो ही क्रिटिसाइज प्लेटोज आइडिया ऑफ कम्युनिटी ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको डिस्टिंक्शन में भी बताया कि ही सेड कि नो, प्रॉपर्टी एंड फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये रहता है तो लोगों को इंसेंटिवाइज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को एक तरह से मोटिवेशन मिलता है काम करने का। एंड जब प्लेटो की बात करते तो उन्होंने बोला कि नो, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ आर कम्प्लीमेंट्री एंड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट वॉट एरिस्टोटल डिड, he clearly separated politics from public, it means politics from non-political। अब हम सबसे पहले देखते हैं उनकी थियोरी में, थियोरी ऑफ स्टेट। जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, ही सेड कि अरिस्टोटल जो स्टेट है, स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या है कि एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करना जहाँ पे हर एक इंसान का फुल डेवलपमेंट हो। वो बात करते हैं कि अल्टीमेट टेलोस, मतलब अल्टीमेट जो गोल है पोलिस यानी कि स्टेट का, इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन। जो चीज़ें एक फैमिली नहीं प्रोवाइड कर पा रही है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा, ताकि एक इंडिविजुअल की का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। ही क्लियरली सेड कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। उनका क्लियर स्टेटमेंट था कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड जो सोफिस्ट बोलते थे कि स्टेट जो है आर्टिफिशियल है, यहाँ पे स्टेट जो है हमने बेसिकली बोलते हैं कि मैन जो है ये पहले आते हैं, ये सोफिस्ट का व्यू था। सोफिस्ट सेड कि नो, स्टेट इज आर्टिफिशियल एंड मैन इज प्रायर टू व्हाट स्टेट। इसके टोटली अपोजिट बोलते हैं अरिस्टोटल। ही सेड कि नो, बेसिकली सबसे पहले हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है स्टेट। और स्टेट जो है इट्स बेसिकली, स्टेट का फॉर्मेशन उन्होंने बोलते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि बेसिकली जैसे इंडिविजुअल जो है उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं एंड हम इंडिविजुअल्स को स्टेट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड ही सेड कि अगर जो इंसान बोलता है कि मैं स्टेट के बिना रह सकता हूँ, ही इज़ आइदर अ गॉड और आइदर अ बीस्ट, बट वो इंसान नहीं हो सकता है। व्हाट डज इट मीन्स? ही सेड कि मैन जो है वो क्या है, मैन जो है हमारे जून पॉलिटिकन है। व्हाट डज इट मीन्स? कि पॉलिटिकल एनिमल है, सोशल एनिमल है, इंडिविजुअल सोसाइटी में रहता है, ना कि वो अकेले रहना चाहता है। एंड उन्होंने जो एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कि स्टेट जो है ये नेचुरल नीड, बेसिक इंडिविजुअल की नीड के वजह से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है।
जैसे सबसे पहले वो बोलते हैं कि फैमिली का फॉर्मेशन होता है एक इंडिविजुअल से बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल नीड, बट जब कुछ चीज़ें फैमिली नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो विलेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि सोशल नीड्स। बट कई बार फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले ही सेड की फैमिली बनेगी, फैमिली के बाद विलेज एंड देन स्टेट। एंड इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे ऑर्गन को अपनी बॉडी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं कर सकते, वैसे इंडिविजुअल को हम स्टेट से सेपरेट नहीं कर सकते। बट हीज थियरी ऑफ स्टेट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली क्रिटिसाइज्ड। वाई? क्योंकि उनके बाद से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूशो। वो बोलते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, जब इंडिविजुअल की नीड पड़ी तो उस तरह से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, ना कि नेचुरली फॉर्मेशन हुआ है। एंड अभी जो वो बोलते हैं कि वो उनका एक स्टेटमेंट है कि दोज हु कैन लिव विदाउट ए स्टेट इज आइदर अ बिस्ट और अ गॉड, इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि कई बार अभी आप देखिए तो ट्राइबल सोसाइटी जो है वहाँ पे बिना स्टेट के वो लोग रूल करते हैं, तो उनका जो ये अजम्पशन था वो अभी के टाइम में एक फॉल्स देखने को मिलता है। और जो उन्होंने थियरी दी उनका कोई साइंटिफिक बैकिंग भी हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी थियरी ऑफ जो वो हैप्पीनेस की बात करते हैं। वो हैप्पीनेस को बोलते हैं इट्स अ यूडोमेनिया। और उन्होंने बोला कि एंड गोल जो टेलोज है वो हैप्पीनेस ही है हर एक इंडिविजुअल का। एंड हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज कंटेम्पलेशन, सेकेंड वन इज वर्चूज एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल गुड। कंटेम्पलेशन जो है वो बोलते हैं जो थिंकिंग है, इट्स द हाईएस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। कंटेम्पलेशन मतलब जो थिंकिंग सोचते रहते हैं। वर्चू जो इंटेलेक्चुअल वर्चूज होता है, इथिकल वर्चूज होता है, ये भी हैप्पीनेस का एलिमेंट है। एंड लास्ट जो आता है वो एक्सटर्नल गुड्स लाइक जैसे कि आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, वेल्थ है, ये सारे क्या होते हैं, हैप्पीनेस के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट हिज थियरी ऑफ स्लेवरी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बेसिकली अरिस्टोटल ही डिफेंड स्लेवरी ऑन 3 ग्राउंड्स। उन्होंने स्लेवरी को उन्होंने बोला स्लेवरी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ही क्लियरली सेड कि there are certain people who are born to rule and there are certain people who are born to be ruled। उनका मतलब है कि कुछ लोग जो नेचुरली इंटेलेक्चुअल होते हैं और इसलिए वो रूल करते हैं, मास्टर्स होते हैं, और जो जिनके पास रीजन लेक करते हैं वो बेसिकली स्लेव बन जाते हैं। और उन्होंने जस्टिफाई किया 3 रीज़न पे। पहला नेचुरल रीज़न कि कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली बेसिकली क्या है, वो नेचुरली इन्फीरियर है, दैट्स वाई दे आर स्लेव। दूसरा यूज़फुलनेस, मतलब कि नेसेसिटी की बात करते हैं कि कई बार नेसेसिटी की वजह से स्लेव कुछ चीज़ें अपनी नहीं पूरी कर पा रहा है, इसलिए हमें बेसिकली मास्टर जो है वो उनको स्लेव बना रहा है, उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड थर्ड वन इज एक्सपीडियंसी। एंड ही सेड कि स्लेव इज एन एनिमेट इंस्ट्रूमेंट, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है दैट बिलोंग्स टू मास्टर। सिर्फ मास्टर के पास कमांड है बट उसके पास कोई खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। He talks about 2 types of slave. First one is natural slave and second one is conventional slave। और उसने नेचुरल स्लेव को जस्ट बोला कि ये सही है, बट कन्वेंशनल स्लेव या आप जो ला रहे हो, जैसे कि कन्वेंशनल स्लेव मतलब कि लड़ाई में हार जा रहे हैं फिर उनको स्लेव बना रहे हो, तो ये अनजस्ट है, इस स्लेव को वो फेवर नहीं करता है। बट जो नेचुरली स्लेव है, जो रीज़न को लैक करते हैं, जिनके पास करेज नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो परमानेंटली सबऑर्डिनेट हो रहे हैं। बट ही सेड कि अगर कोई इंसान कुछ पॉइंट बाद अपने मास्टर से रीज़न डेवलप करने लगता है, तो जब वो वर्चू की तरफ मूव करने लगता है, देन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसको बेसिकली हम स्लेवरी से आज़ाद कर देंगे। दैट इज़ द थॉट ऑफ अरिस्टोटल। बट दिस हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर इलिटिस्ट व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि यहाँ पे इन्फीरियर और सुपीरियर की बात करते हैं। एंड आज के टाइम में आप देखो तो व्हाट डू वी बिलीव कि ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल मोरल वर्थ, सबके साथ इक्वल मोरल वर्थ है। सो दैट्स वाई हिज थियरी ऑफ स्लेवरी हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली क्रिटिसाइज्ड। बट ही सेड कि अगर कोई इंसान नॉलेजेबल हो जाता है, मास्टर के साथ रह के उसको समझ आने लगती है, तो कहीं ना कहीं स्लेवरी अच्छा है। और स्लेवरी वो स्लेव जो है वो स्लेव के टैग से वो बाहर आ सकता है। स्लेवरी क्या करता है, ही सेड कि स्लेवरी इस तरीके से होना चाहिए कि इट शुड गाइड स्लेव टुवर्ड्स वर्चू की तरफ उसको गाइड करे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिज नेक्स्ट थियरी, दैट इज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही डिफाइंस कि रेवोल्यूशन क्या है।
सिंपली कोई भी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है या किसी रूलर का चेंज हो रहा है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, इट्स अ रेवोल्यूशन। एंड रेवोल्यूशन जो है बहुत ख़राब है, इसके वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको हम प्रिवेंट करें, इसको क्योर करें, अदरवाइज सोसाइटी में क्योस आने की सिचुएशन है। वो जनरल कुछ कॉजेज बताते हैं और पार्टिकुलर कॉजेज जिनके वजह से रेवोल्यूशन होते हैं। जनरल कॉजेज जैसे कि नेचुरल डिजायर ऑफ द पीपल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, सबको लगता है कि अरे एक इंसान ही क्यों रूल कर रहा है, वो उसको स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिल रहा है, हमें भी नेचुरली हमें भी इक्वालिटी मिले, मतलब वो नॉर्मली इक्वल ट्रीटमेंट की फीलिंग आती है, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की फीलिंग की अरे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं है, एब्सेंस है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन के अंदर गुस्सा दिलाता है कि हमें भी अपने जितना हम इक्वल हैं तो उतना हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। कई बार डिजायर जाता है कि प्रॉफिट, ऑनर, इन सब चीज़ों को के लिए पाने के लिए कई बार फियर का एक फैक्टर, सुपरिटी इन्फर्मिटी कम्प्लेक्स, डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन वन एंड पार्ट और अदर एलिमेंट ऑफ द स्टेट, एक इंसान को फ़ायदा और एक इंसान को नुकसान हो रहा है। सो दीज आर द जनरल कॉज जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होता है। पार्टिकुलर कॉजेज में बोलते हैं कि जब एक पार्टिकुलर सोसाइटी में, एक पार्टिकुलर स्टेट में जब लोग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग पावर एक्वायर, मोर प्रिविलेज पावर गेन करना चाहते हैं और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। या फिर ग्रांट ऑफ एब्सोल्यूट पावर टू वन और फ्यू इंडिविजुअल, जब एक या कुछ लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर आएगा तो वो लोगों की राइट्स जो है, लोगों की लिबर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाने लगेंगे और ये एक कॉज बन सकता है। या फिर जो लोग पावर में हैं, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय दोज हु आर इन पावर, तो वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं। कई बार इलेक्शन में जो पावरफुल लोग होते हैं या जो पावर में आना चाहते हैं, दे यूज अनफेयर मीन्स ऑफ इलेक्शन, तो ये भी एक फैक्टर बनता है रेवोल्यूशन का। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि कई बार सोसाइटी में अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं, उनके खुद के बीच में राइवलरी चलती है, खुद के बीच में लड़ाई चलती है। सो ये सारे फैक्टर्स बन जाते हैं रेवोल्यूशन के। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस रेवोल्यूशन। सो पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्योर करो जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। सो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, कुछ इंसान के पास पावर था, इट मीन्स जो ये एक इंसान के हाथ में पावर आना था ना उसको ख़त्म करो। किसी भी इंडिविजुअल को ना, किसी भी जो गवर्नमेंट में रूल कर रहा है एक इंडिविजुअल है उसको एब्सोल्यूट पावर ना दो, पावर शुड नॉट बी अलाउड इन वन हैंड। दूसरा, जो लोग इनजस्टिस, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम हो जिन लोगों को फेस हो रहा है उनकी डिमांड्स को सुना जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस्पेक्ट फॉर लॉ रेदर देन रेस्पेक्ट फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन। हमें लॉ, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे चलना है, ना कि रूल ऑफ रूलर। दैट वी कैन प्रिवेंट रेवोल्यूशन। Now we'll discuss about his theory of justice, that is most important. How he defined justice. He said कि justice is what? It's a virtue in action that is very essential for stable state, जो कि बहुत essential होता है। He said कि justice is not just a virtue but it's a complete virtue in practice. उन्होंने बोला कि मैन सेपरेटेड फ्रॉम जस्टिस इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल, जिनको जस्टिस नहीं मिल रही है वो एक एनिमल से भी वो सिचुएशन में है। ही डिफाइंड जस्टिस डिफरेंट, ही प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट वन इज़ करेक्टिव जस्टिस, जो जैसे मान लो कि हम जब प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्राइम, तो उसमें फेयरनेस लाने की बात करते हैं। या जस्टिस रिस्टोर्स बैलेंस विदाउट रिगार्ड और मेरिट, ना आप किसी को पनिश कर रहे हो ना किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, बट रेदर देन आप उनको एक राइट डायरेक्शन दिखा रहे हो। उन्होंने गलतियाँ की है तो एक डायरेक्शन की आप दोबारा ना करो। नेक्स्ट ही टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जो कंसेप्ट है दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लॉज, और इनकी वजह से ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिंपली मतलब क्या हो गया कि जो भी इंडिविजुअल है उनको मेरिट के बेसिस पे वेल्थ, ऑफिस और रिवॉर्ड दो, और ही शेड इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो एंड थर्ड वन इज पार्टिकुलर जस्टिस। वो बेसिकली पार्टिकुलर जस्टिस बोलते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट और जनरल जस्टिस। Now, when we talk about his theory of citizenship, he said कि जो इंसान एक स्टेट में रह रहा है वो सिटीजन नहीं है। उन्होंने सिटीजन किसको बोला, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में,
जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करे स्टेट में, दे आर सिटीजन्स। सिटीजनशिप आर नॉट जस्ट मियर, इट्स नॉट जस्ट मियर रेसिडेंस। वो बोलते हैं कि जैसे कि स्लेव हो गया, वीमेन हो गया, फॉरेनर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, एल्डरली हो गए, दे ऑल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिटीजनशिप। सिर्फ और सिर्फ जो मैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, डेलिबरेटिव पार्ट ले रहे हैं, दे आर सिटीजन्स। सिटी स्टेट में कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो गुड लाइफ जी रहे हैं। एंड अगर कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स है, सो एक कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का ये जो आइडिया है ये बेनिफिशियल है गुड लाइफ के लिए। ही सेड कि सिटीजनशिप में क्या होना चाहिए कि जो भी लोग सिटीजनशिप जिनको मिल रही है, दे शुड हैव राइट्स, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन। दे शुड हैव ड्यूटीज़ लाइक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मिलिट्री सर्विसेज। आपको कुछ राइट्स मिल रही है तो यू हैव सर्टेन ड्यूटीज। सो ही टॉक अबाउट राइट एंड ड्यूटीज टू दोज हु आर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। now we'll look about now we'll talk about theory of property। जब थियरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया कि ही वॉज अपोज्ड ऑफ प्लेटोज थियरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। जब वो प्लेटो बात करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है, जो गार्जियन क्लास है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड एरिस्टोटल का फेमस कोट है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गुड फॉर द इंडिविजुअल as well as the society. Why? Because it provides an incentive to the individual to work hard and thereby contribute to social progress। क्योंकि वो उनको इंसेंटिवाइज करता है कि बहुत मेहनत करे और सोशल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करे। और प्रॉपर्टी जो है लेजिटिमेट तभी होगा जब वो आपकी खुद का मेहनत का होगा। अगर आपने किसी से छीना है, फ्रॉड किया है, सो दैट्स नॉट लेजिटिमेट प्रॉपर्टी। और Aristotle is against such type of property which are earned by force or fraud। He talked about two type of property, just और unjust। just जो अपने लेबर से कमाया है, अनजस्ट जो अपने फ्रॉडली फोर्स से यूज किया, गेन किया है। एनिमेट और इनएनिमेट प्रॉपर्टी। एनिमेट मतलब जैसे कि स्लेव जो है, इट्स एनिमेट प्रॉपर्टी। इनएनिमेट नॉन लिविंग प्रॉपर्टी जो होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि उनके अदर कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। सबसे पहला कि आपको ध्यान रखना है, ही हैड बेसिकली डिवाइडेड पब्लिक एंड प्राइवेट। दूसरा, उन्होंने जो इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन है जो प्लेटो ने बोला था उसको रिजेक्ट किया। एंड ही टॉक्ड अबाउट थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन प्राइवेट। पहला हस्बैंड वाइफ, दूसरा फादर सन, एंड थर्ड वन इज मास्टर स्लेव। ये कहीं ना कहीं आपका पब्लिक में भी हो गया। एंड ही बिलीव्ड इन फॉर्मल इक्वालिटी। सो दैट्स अबाउट कि अरिस्टोटल ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। वी अंडरस्टूड अबाउट हिज थियरी ऑफ जस्टिस, हिज थियरी ऑफ स्लेव, हिज थियरी ऑफ स्लेवरी, हिज थियरी ऑफ property, theory of revolutions, his other contributions, how he was different from Plato, his theory was different from Plato।